12 के सिलेबस में है। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी और अल्टरनेटिंग करंट के बाद मैग्नेट, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को हम ऑप्टिक्स बताएंगे। ऑप्टिक्स ख़त्म कर लेने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो सब क्यू में चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऑप्टिक्स ही बताएंगे। तो ऑप्टिक्स बताने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले जाएंगे। आपके जो क्लास पास करके आए हैं तो 10th क्लास में ले जाएंगे, जहाँ पर आपको वेव बताया गया है। तो वेव में जो है क्या बताया गया था कि द डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम इज नोन एज वेव फॉर प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेव the presence of medium is a necessary condition. In absence of medium, we do not imagine about wave or propagation of wave. यानी कि माध्यम के विक्षोभ को तरंग कहा जाता है। तरंग के उत्पत्ति के लिए और तरंग के संचरण के लिए माध्यम का होना एक आवश्यक शर्त है। माध्यम के अनुपस्थिति में न तो तरंग के उत्पत्ति की कल्पना किया जा सकता और न तरंग के संचरण की कल्पना किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि सवेरे आप तालाब के किनारे जाते हैं और पानी बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, किसी तरह से उसमें किसी तरह का हरकत नहीं है, उसमें किसी तरह का हलचल नहीं है। उस स्थिति में आप एक कंकड़ उठा के पानी में उछाल देते हैं तो पानी पर एक तरंग बनते हुए उठता बैठता तरंग बनते हुए लगता है कि पानी किनारे की ओर जा रहा है, और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि पानी प्रवाहित हो रहा है। नहीं बेटा, पानी प्रवाहित नहीं हो रहा है। अगर पानी प्रवाहित होता तो आप उस पर कागज़ का एक हल्का सा टुकड़ा रख दीजिए तो उसके साथ कागज़ भी बह के आगे की ओर जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि इस केस में, यानी कंकड़ फेंकने के केस में, आप वहाँ पर कागज़ का टुकड़ा रख दीजिए तो आप देखेंगे कि कागज़ का टुकड़ा अपने ही जगह पर नीचे ऊपर हो रहा है। इसका मतलब कि पानी में गति नहीं है, बल्कि पानी में वाइब्रेशनल मोशन है, और इस वाइब्रेशनल मोशन की वजह से वेव उत्पन्न हुआ है, और इसी को ही हम लोग तरंग बोलते हैं। इसी प्रकार आप हैं, हम हैं, कोई भी है, तो जिस तरह से मछली पानी में डूबी हुई है उसी प्रकार से हम लोग जो है हवा में डूबे हुए हैं, शांत हम लोग खड़े हैं। लेकिन इसी में से कोई एक आदमी भी आवाज़ करता है तो क्या होता है कि मुंह के इर्द गिर्द जो हवा के पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट हो जाते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, दोलन करने लगते हैं, और इसी दोलन का रिजल्टेंट वेव बनता है, और इसी वेव की वजह से ध्वनि कमरे में चारों तरफ फैल जाता है। इस तरह से हम ये कहते हैं कि किसी भी माध्यम को डिस्टर्ब किया जाए तो उसमें वेव उत्पन्न हो जाता है। वेव दो तरह का होता है, साधारणतः दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरे को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग, और इसका हिंदी हुआ अनुप्रस्थ तरंग। अब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये हवा का पार्टिकल है, ये सब हवा का पार्टिकल है, ऐसा हमने मान लिया, ये सब हवा का पार्टिकल है। जब इसमें हम बोलना शुरू करते हैं तो घटता बढ़ता प्रेशर निकलता है, तो ये क्या होता है कि सिकुड़ जाता है, ये पार्टिकल सिकुड़ जाते हैं, ये पार्टिकल सिकुड़ जाते हैं, फिर बाद वाला पार्टिकल फैल जाता है, ये पार्टिकल फैल जाता है, फिर बाद वाला पार्टिकल सिकुड़ जाता है, ये ऐसे सिकुड़ जाता है, ये पार्टिकल फैल जाता है, ये पार्टिकल सिकुड़ जाता है, ऐसे ही फैलता सिकुड़ता रहता है, जिसको हम लोग
कंप्रेशन और रेरिफेक्शन बोलते हैं। सिकुड़ना को कंप्रेशन बोलते हैं, फैलना को रेरिफेक्शन बोलते हैं। यानी ये पार्टिकल ऐसे ऐसे लोहार के भाती की तरह फैलता और सिकुड़ता रहता है, यानी कंप्रेस और रेरिफेक्ट होता रहता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि तरंग जो उत्पन्न होगा, ये तरंग का संचरण जो है जिस दिशा में होगा, मान लेते हैं कि तरंग का संचरण ए डैश दिशा में हो रहा है, तो इस पार्टिकल का दोलन पथ का मतलब ऐसे ऐसे जो दोलन कर रहा है, ये दोलन पथ। तो क्या दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है, यानी सिकुड़ता है और क्या होता है कि फैलता है। तो ये दोलन पथ कहलाएगा, तो ये संचरण पथ कहलाएगा, ये प्रोपगेशन पाथ कहलाएगा, ये वाइब्रेशनल पाथ या ऑसिलेशन पाथ कहलाएगा। तो जब पार्टिकल का माध्यम के पार्टिकल का दोलन पथ और तरंग संचरण पथ एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो ऐसे तरंग को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। याद रखें कि क्या बोल रहे हैं कि अणुओं का, माध्यम के अणुओं का दोलन पथ और तरंग का संचरण पथ एक दूसरे के समानांतर हो, तो इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। यह वेव ठोस में, द्रव में, गैस में उत्पन्न होता है, यानी ठोस के भीतर उत्पन्न होता है, द्रव के भीतर उत्पन्न होता है, गैस के भीतर उत्पन्न होता है, और यह ध्वनि तरंग का उदाहरण है। और एक तरंग ऐसा भी होता है कि ये आपको ए डैश मान लिया, इसमें ये सब आपको क्या है कि माध्यम का कण है, मीडियम का पार्टिकल है, माध्यम का कण है। तो ये कण यदि ऐसे दोलन करता है, ऐसे दोलन करने का मतलब इसको हम संचरण पथ मान रहे हैं, यानी ये क्या बोलते हैं प्रोपगेशन पाथ मान रहे हैं, और इसको ऑसिलेशन पाथ मान रहे हैं। तो अणुओं का दोलन पथ तरंग के संचरण पथ पर लंब हो, तो ऐसे तरंग को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। ये तरंग कैसे चलता है, तो ये तरंग आपको ऐसे चलता है, ऐसे ही ये तरंग चलते हुए आगे की ओर चला जाता है। तो इसको तो कंप्रेशन बोलते हैं, इसको रेरिफेक्शन बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, रेरिफेक्शन बोलते हैं। इसमें इसको करस्ट बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, और इसको ट्रफ बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। यानी इसको अंग्रेजी में करस्ट बोलते हैं और इसको ट्रफ बोलते हैं, अर्थात इसको हिंदी में शिखर बोलते हैं और इसको गर्त बोलते हैं। और ये तरंग जो है ठोस पर और द्रव पर उत्पन्न होता है, यानी ठोस के पृष्ठ पर उत्पन्न होता है, द्रव के पृष्ठ पर उत्पन्न होता है। इसको बताया कि ठोस में उत्पन्न होता है, यानी ठोस के भीतर उत्पन्न होता है। इसको कहा ठोस पर उत्पन्न होता है, यानी ठोस के पृष्ठ पर उत्पन्न होता है। यह द्रव में उत्पन्न होता है, ये द्रव पर उत्पन्न होता है, अर्थात ये द्रव के भीतर उत्पन्न होता है, ये द्रव के पृष्ठ पर उत्पन्न होता है। ये गैस में उत्पन्न होते हैं, गैस के भीतर उत्पन्न होता है। और चूंकि गैस का कोई सतह नहीं होता, कोई सरफेस नहीं होता, इसलिए इसमें गैस का हम लोग नाम ही नहीं लेते हैं और बोलते हैं कि ठोस पर उत्पन्न होता है और द्रव पर उत्पन्न होता है। ये ध्वनि तरंग का उदाहरण नहीं है। अब क्या है कि कुछ छोटा छोटा परिभाषा है जो आप लोग जानते हैं, लेकिन उसको ढंग से नहीं जानते हैं। जैसे कि वेव लेंथ का अर्थ हो गया तरंग लंबाई। तरंग लंबाई को क्या बोलते हैं? दो लगातार कंप्रेशन के बीच की दूरी, दो लगातार कंप्रेशन के बीच की दूरी, यानी दो लगातार संपीड़न के बीच की दूरी वेव लेंथ कहलाता है। और
और इसे लैम्ब्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। दो लगातार रेरिफैक्शन के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाता है और लैम्ब्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाता है और लैम्ब्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाता है और लैम्ब्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी 4 बात इसमें हमने बताया। दो लगातार कंप्रेशन के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाता है, या दो लगातार रेरिफैक्शन के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाता है, या दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाता है, या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाता है और लैम्ब्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को, यानी यहाँ से कोई पार्टिकल जो दोलित हो रहा है, चल रहा है, ऐसे गया, ऐसे आ गया, अब फिर ऐसे चला गया। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि ये पार्टिकल दोलित होकर यहाँ गया, फिर यहाँ से आपको ऐसे यहाँ आया और फिर यहाँ से अपने जगह पर चला आया यहाँ पर, तो इसको एक दोलन बोलते हैं। और यहाँ बोल रहे हैं कि 1 सेकंड में जितना दोलन तरंग पूरा करता है उसी दोलन की संख्या को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी 1 सेकंड में 10 दोलन पूरा करता है तो 10 फ्रीक्वेंसी हो गया, 20 दोलन पूरा करता है तो 20 फ्रीक्वेंसी हो गया, 25 दोलन पूरा करता है तो 25 फ्रीक्वेंसी हो गया। इस फ्रीक्वेंसी को या तो हम लोग ईटा द्वारा निरूपित करते हैं, छोटा n द्वारा निरूपित करते हैं, या छोटा f द्वारा निरूपित करते हैं, या नू द्वारा निरूपित करते हैं। तो नू कैसे लिखा जाता है? तो छोटा वाला r ऐसे लिख दीजिए और लिख के दाहिना वाला r से ऊपर की ओर बढ़ा के बाएं तरफ घुमा दीजिए, तो इसको नू बोलते हैं। लेकिन ये नू जो अब इतना बना के न लिख करके हम जल्दीबाजी में ऐसे ही लिख देते हैं, इसी को नू बोलते हैं। तो ये आपको वेवलेंथ हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इसके बाद आता है वेव मोशन। वेव मोशन किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को वेव मोशन कहा जाता है। इसे v द्वारा या c द्वारा निरूपित किया जाता है। 1 सेकंड में तरंग जितना दूरी तय करता है उसी को हम लोग गति बोलते हैं, वेव मोशन बोलते हैं। अब एक और क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, वेव मोशन एंड फ्रीक्वेंसी, यानी तरंग लंबाई, तरंग गति और आवृत्ति में संबंध। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया, वो क्या कहते हैं, वेवलेंथ, या फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया आपको वेवलेंथ। तो क्या बोला हम कि एक फ्रीक्वेंसी में आपको वेवलेंथ होता है 1 लैम्ब्डा। एक फ्रीक्वेंसी में 1 वेवलेंथ होता है, तो n फ्रीक्वेंसी में आपको वेवलेंथ हो जाएगा n लैम्ब्डा। तो अब इसके बाद से क्या हो गया कि इसी को हम कहते हैं कि v बराबर n लैम्ब्डा, और v बराबर n लैम्ब्डा, यही रिलेशन हो गया। यानी कि वेलोसिटी तरंग लंबाई का समानुपाती होता है, लेकिन याद रहे फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होता है। अब क्या हो गया कि ये तो वेव की बात हो गई, लेकिन वेव में हमने आपको एक बात बताया कि इसके उत्पन्न होने के लिए और इसके संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। लेकिन आपने ये कहा हुआ है
यहाँ तो कह दिया कि माध्यम होना आवश्यक है वेव को चलने के लिए या उत्पन्न होने के लिए, परंतु जब लाइट में आप पहुँचे थे तो आपने कहा हुआ था कि प्रकाश एक तरंग है जो निर्वात से गमन कर जाता है, वायुकुम से गमन कर जाता है, यानी इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया इसमें और लाइट में, कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये तरंग के गमन के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, और लाइट में कह रहे हैं कि माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए वो क्या है कि एक थ्योरी आया, उस थ्योरी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, विद्युत चुंबकीय तरंग। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ये 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने किया था, और इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई द्वारा निरूपित किया जाता है और इसको जेड एक्सिस पर लिया, और मैग्नेटिक फील्ड लिया जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड को बी द्वारा निरूपित किया जाता है और इसको वाई एक्सिस पर ले लिया। इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे पर लंब हैं। तो वही मैक्सवेल ने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परस्पर लंबवत दोलन करते हैं तो एक तरंग उत्पन्न होता है जो एक्स एक्सिस पर गमन करता है। इसी तरंग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। और ये कैसे चलता है? तो ऐसे चलता है, ऐसे, ये तरंग ऐसे चलता है। और क्या है कि इसको दिखा देते हैं कि इसमें ये वाइब्रेशन दिखा देते हैं कि ये सब अणु वाइब्रेट हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर लंबवत दोलन करते हैं तो एक तरंग उत्पन्न होता है। यह तरंग एक्स एक्सिस पर संचरित होता है, यानी एक्स एक्सिस पर चलता है। तो अब इसको एक्स एक्सिस न बोल के ऐसा बोलते हैं कि ई क्रॉस बी, एक्सिस ई क्रॉस बी पर चलता है। इसमें ई का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है और एफ बी का इफेक्ट थोड़ा कम रहता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव अधिक रहता है, मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव कम रहता है। और क्या है, इसी आधार पर ये वेव को बांटा गया है। सब वेव इसी में आता है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इलेक्ट्रोवेव वगैरह। इसमें क्या है कि सबसे कम वेव लेंथ होता है गामा रेज का, उससे ज़्यादा एक्स का, उससे ज़्यादा अल्ट्रा का, ऐसे ही बढ़ते चले आए। तो ये गामा एक्स और अल्ट्रा वायलेट रे जो है छोटे वेवलेंथ के कारण हमें दिखाई नहीं देता है, यानी विजिबल लाइट से ऊपर तीन जो है गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे, छोटा वेवलेंथ होने के कारण ये दिखाई नहीं देते। और विजिबल रेंज क्या है तो 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 7.5 × 10⁻⁻7 मीटर, यानी जिस प्रकाश का वेवलेंथ 4 × 10⁻⁻7 से 7.5 × 10⁻⁻7 मीटर होता है, वह प्रकाश हमें दिखाई देती है, वह प्रकाश हमें दिखने में सहायता करती है। और क्या हो गया कि यही विजिबल लाइट हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है।
इसके नीचे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और इलेक्ट्रोवेव है। इस सब का वेवलेंथ बड़ा होता है, जिसके कारण हमें ये दिखाई नहीं देती है। तो इस चैप्टर में जिसको हम बोल रहे हैं ऑप्टिक्स बोल रहे हैं, तो ये आपको यही पढ़ना है, ये सब इसमें नहीं पढ़ना है, इस यूनिट में नहीं पढ़ना है। तो ऑप्टिक्स के बारे में क्या कहते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश यानी लाइट और प्रकाशीय घटना यानी फेनोमेनन ऑफ लाइट का अध्ययन किया जाता है, उसे ही ऑप्टिक्स कहा जाता है। अर्थात इसमें लाइट का स्टडी किया जाता है और फेनोमेनन ऑफ लाइट प्रकाशीय घटना अर्थात प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण वगैरह का, ये पोलराइजेशन वगैरह का स्टडी किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लाइट की बात करेंगे। तो लाइट में हम लोग क्या कहते हैं कि वह लाइट एक नेचुरल एनर्जी है जो स्वयं दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें देखने में सहायता करती है। अर्थात लाइट खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन अंधेरा है कमरे में और उसमें लाइट जला दें तो सब कुछ दिखाई देता है। इसका मतलब कि जिस तरह से ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता बल्कि जलाने में सहायता करता है, उसी तरह से लाइट दिखता नहीं बल्कि दिखाने में सहायता करता है। और इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रे, किरण की अभिधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ रे, प्रकाश के एक बारीक सरल रेखा को किरण माना जाता है, यानी नैरो एंड स्ट्रेट पार्ट ऑफ लाइट इज नोन एज रे। यानी कि रे किसको माना जाता है, तो ये बोर्ड पर प्रकाश फैला हुआ है, उस प्रकाश का एक बहुत बारीक, बाल से भी बारीक और स्ट्रेट लाइन अंश ले लें तो इसी को हम लोग रे मानेंगे। जिस तरह से ये जितना भी चीज़ है सब छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बने हैं, उसी तरह से लाइट किरणों का समूह से बना हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपके कमरे में बल्ब जल रहा है, थोड़ा दूरी पर बैठ के अपने आँख को सिकुड़ाइए, यानी जिसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं कि घुचरियाइए, सिकुड़ाइए, तो आप देखेंगे कि वहाँ से आपको बारीक बारीक सरल रेखाएं आती हुई दिखाई देती हैं। उन्हीं बारीक सरल रेखाओं को हम लोग वो किरण मानते हैं, जिसे व्यवहार में प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्लभ है। अब क्या है कि बीम ऑफ रे, किरणों का किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जिस तरह से आप गन्ना के खेत में जाएं और 10-20 गन्ना ले करके उसको एक पोटली के तरह बांध दें, तो क्या कहते हैं कि ये बीम ऑफ केन है, यानी गन्ना का एक पोटली है। उसी तरह से एक साथ ढेर किरण, बहुत सारे किरण चल रहे हों तो उसको बीम ऑफ रे बोलते हैं। बीम ऑफ रे 3 तरह का होता है। एक को कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ रे, दूसरे को कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे, और तीसरे को कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे। तो ये क्या है? पैरेलल बीम ऑफ रे में जब किरणें, सब किरण एक दूसरे के पैरेलल हों, बीम में उपस्थित सभी किरणें एक दूसरे के पैरेलल हों, तो इसे ही पैरेलल बीम ऑफ रे कहा जाता है। और ऐसा नहीं है, बल्कि आपको एक कन्वेक्स लेंस ले लें,
और ये कन्वेक्स लेंस पर किरणें आपतित हो रही हैं, किरणें इंसिडेंट हो रही हैं। तो क्या है कि अपवर्तन के बाद ये ऐसे चली जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं कि कन्वर्ज हो गया, यानी किरणें आगे बढ़ते हुए एक बिंदु पर कट जाते हैं, तो इसे कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे। अर्थात हम ये कहते हैं कि कहीं से किरणें चल रही हैं ऐसे, और एक ही बिंदु पर ये सारी किरणें मिल जा रहे हों, तो इसी को कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे बोलते हैं। अब डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे की बात किया जाए तो क्या है कि ये आपको एक कनकेव लेंस ले लिया, यानी एक अवतल लेंस ले लिया, और इस अवतल लेंस पर ये किरणें जा रहे हैं, ये किरण आपतित हो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि अपवर्तन के बाद ये दूर की ओर हटते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की ओर हटते हैं। इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाई जाए तो एक बिंदु पर मिल जाते हैं, इसी के पीछे की ओर बढ़ाने पर कट जाए तो इसी को कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि एक किरण ऐसे बढ़ रहा है, एक किरण ऐसे बढ़ रहा है, और एक किरण ऐसे बढ़ रहा है। इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक ही बिंदु पर मिल जाती है, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे। इस तरह से शॉर्ट में ये कह रहे हैं कि बीम ऑफ रे में किरणें एक दूसरे के पैरेलल हों तो समानांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ रे कहलाता है, और बीम ऑफ रे में किरणें आगे बढ़ते हुए एक बिंदु पर मिल जाते हैं तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे कहा जाता है। और बीम ऑफ रे में किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिल जाते हैं तो इन्हें डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे कहा जाता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल आगे बढ़ाएंगे। पहला लेक्चर में इतना ही देखिए। इसमें एक जगह थोड़ा गलत हो गया है, उसको स्लिपिंग कहिए, कि यहाँ पर हमने बोल दिया है जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहता है और जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बी रहता है, और इन दोनों के वाइब्रेशन के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होता है वो एक्स एक्सिस पर रहता है, यानी ई क्रॉस बी पर रहता है।